चलिए भाभी, हम लोग चलते हैं। इससे तैयार होने के लिए किसने कहा? और कौन भाभी? मैंने कहा। तुम्हारा जाना ही बड़ी बात है, ऐसे में इसे ले जाने की क्या जरूरत है? बात वो नहीं है भाभी, हम सभी जा रहे हैं तो ये अकेली। जब मैं मना कर रही हूँ फिर भी तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो। अरे अरे भाभी, मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, ये हमारे साथ क्यों नहीं चल सकती यही जानना चाहती हूँ। हम सब लोग गायत्री के गांव जा रहे हैं। गायत्री का परिवार मतलब पूरे गांव वाले हमें महान मानते हैं। अगर वो पूछेंगे कि ये लड़की कौन है, तब हम लोग क्या बताएंगे? मैं उसे कह दूंगी कि मैंने इसे गोद लिया है भाभी। इसे गोद लेना तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम्हारा पर्सनल मैटर तुम अपने पास ही रखो धुरंधरा। तुम इसे अपनी बेटी मानती होगी, लेकिन ये मेरे परिवार का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है। दरअसल इसकी हमारे साथ आने की औकात नहीं है। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ आंटी, आपको मैं पसंद नहीं आई हूँ या इन्होंने मुझे गोद लिया ये नहीं पसंद आया? तुम्हें गोद लेना यही बात मुझे पसंद नहीं आई। तुम जानती हो कि विशाल की शादी हो गई, फिर भी तुम उसे पसंद करने लगी। किसी भी तरह विशाल की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही हो तुम। तुम कौन हो, तुम्हारे मन में क्या है, ये सब जानते हुए भी धुरंधरा ने तुम्हें गोद लिया, यही बात मुझे पसंद नहीं आई। बात वो नहीं है आंटी। मुझे जवाब मत दो। तुम एक औरत हो, इसी कारण से मैं तुम्हें माफ करके छोड़ रही हूँ, वरना कब का तुम्हें इस घर से निकाल देती मैं। भाभी, इसने शायद अनजाने में बोल दिया। अनजाने में नहीं धुरंधरा, जानबूझकर बात करती है ये लड़की। तुम्हारी गोद ली हुई बेटी को बता दो, इसके ये सारे खेल तुम्हारे पास चलेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं। भाभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसे भी हमारे साथ ले चलिए ना। मैं मना कर रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तुम साथ आ रही हो ना, उतना ही काफी है, वरना तुम भी यहीं पर रहो। मैं अपनी बेटी को अकेली छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? तुम आओ या ना आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता धुरंधरा, लेकिन सासू माँ की सेहत थोड़ी खराब है, इसलिए तुम आ सकती हो। अच्छा ही हुआ। ऐसा झटका लगा कि इनका सर ही चकरा गया होगा। धुरंधरा बुआ जी के लिए और जैस्मिन के लिए असली मर्द हमारी मौसी जी हैं। अरे, मैंने ज्यादा बोल दिया। मन में चल रही बात बाहर आ गई। सॉरी। नहीं, तुम आगे आओ, हम चलते हैं। अरे, मैं आगे क्यों हूँ मेम साहब जी? तुम साक्षात एक देवी हो नैनी, तुम्हारे कदम आगे रहने से अच्छा ही होगा। आओ बेटी। दीदी, वो नैनी आगे जा रही है, साक्षात कोई देवी ही लग रही है। अरे, अगर ये देवी बनकर अंगूठी का निशान ढूंढ लेगी तो मैं भूत बनकर उस हथेली का निशान उड़ा ले जाऊंगी। चलो बहन, चलते हैं। थोड़ी देर पहले ही पता चला कि ललिता मांझी आ रही है। पहले बता दिया होता तो इस पूरे घर को अच्छी तरह चमका देते। सुनो, वो लोग यहाँ शहर से आ रहे हैं,
वहाँ के घर आईने की तरह चमकते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखना। ठीक है सरपंच जी। गायत्री देवी ने हमारे गांव के लिए कितना कुछ किया, लेकिन हम उनके परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब हम उनके परिवार की सेवा करके गायत्री माँ का ऋण चुका पाएंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है। और देखो, दीवारों पर जो अच्छे फोटो हैं वही रखना। पुराने फोटो जिनका रंग उड़ चुका है वो सारे फोटोज निकालकर ट्रंक में डाल देना, समझ गए? इतनी छोटी सी बात के लिए बीपी क्यों बढ़ा रही हो? और वैसे भी ललिता देवी हमें नहीं आने देंगी तो किसका क्या जाने वाला है? गांव मतलब धूल और कचरा। बात ये नहीं है कि वो गांव है या शहर है, बात ईगो की है। सबके सामने ये कहकर गई कि मेरी यहाँ रहने की हैसियत नहीं है। इससे बढ़कर अपमान और कुछ नहीं है आंटी। मुझे भी तो सुना कर गई है कि तुम्हारी वहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप यहीं रहो धुरंधरा। इतिहास में युद्ध क्यों हुआ ये जानती हैं आंटी आप? मेरा इतिहास थोड़ा वीक है, उतनी नॉलेज नहीं है। ईगो यानी अहंकार को ठेस पहुंचाना। हाँ हाँ, सुना है। ये सब बातें मैं फिल्मों में देख चुकी हूँ। द्रौपदी हंसी थी और दुर्योधन को गुस्सा आया था और उसके बाद युद्ध हुआ था। तुम कहना क्या चाहती हो? अब हम भी तलवार और गदा पकड़कर उस ललिता देवी पर हमला बोल दे क्या? नहीं आंटी, लॉयर की नोटिस भिजवानी है। मैं समझी नहीं जैस्मिन। आप कौन हो? तुम जानकर भी पूछ रही हो? मैं धुरंधरा हूँ। वैसे नहीं। मेरा नाम वही है जैस्मिन। हासिनी चिढ़ाने के लिए दुर्द बुआ बुलाती है। आपका नाम वही है, लेकिन आपके संबंध अलग है आंटी। आप सूर्य देवराज जगदीश की बहन हो आंटी, यानी इस घर के एक वारिस हो। इस संपत्ति पर आपका भी हक है। जब आपका इस घर से संबंध है तो वो बाहर की ललिता देवी आपको बातें कैसे सुना सकती है? बात तो सही है जैस्मिन, मेरे इस दिमाग में अभी तक ये ख्याल ही नहीं आया था। मैं यहाँ पर पड़े पड़े बस खाती रहती हूँ और वो तोता ताना मारता था। मैं भी उसकी बात सच मानकर बैठी थी। अब समझ गई इस संपत्ति पर मेरा भी हक है। बेवजह उन लोगों ने मुझे कितने ताने मारे बातें सुनाई। मैं उदास भी हो गई थी। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? आप अपने भैया जगदीश जी से यहाँ आने के बाद उनसे आप अपना हक मांग लीजिए। अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप कोर्ट जाइए। एटम बॉम्ब जैसा आइडिया दिया है तुमने जैस्मिन। उन लोगों को आने दो, सही टाइम देखकर मांग लूंगी। हाँ, वो देखो आ गए।
नमस्ते। नमस्कार 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 माँ जी। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते साहब। बाबूजी, ये बहुरानी है ना? हाँ, नैनी मेरी पत्नी। नमस्ते बेटी। नमस्कार सरपंच जी। वैसे आप उम्र में बहुत बड़े हैं, आप मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हैं? बेटा, बहुरानी को देखकर लगता है जैसे मैं साक्षात गायत्री देवी को देख रहा हूँ। हम गायत्री देवी को तो देखे नहीं है, लेकिन संस्कार से लगता है साक्षात गायत्री देवी ऐसी ही होंगी। सुमन, यहाँ कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना बस कुछ जलने की बदबू आ रही थी। मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं पहले ही गुस्से में हूँ और ये मुझे और जला रही है। छे! बेटा, बहू बिल्कुल माँ लक्ष्मी की तरह है, इनके आगे दिया लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। सही कहा आपने। एक औरत के लिए उसके गुण से बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं होती। इस बात पर हमारी नैनी साक्षात मेरी बहन गायत्री का एक रूप ही है। दीदी, हम दशहरे के त्योहार पर आए हैं या बेइज्जती करवाने वाले त्योहार के लिए आए हैं यहाँ पर? अंगूठे का छाप ढूंढने आए हैं। अच्छा, आपका दिमाग तो कमाल है दीदी। एक बार लोग मंदिर में जाकर भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन इतनी हलचल के बीच भी आप अपने लक्ष्य से ध्यान हटाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शायद इसीलिए आप इतने बड़े बड़े पाप कर सकती हो दीदी। अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। नहीं, रहने दो दीदी, आप भले डंडा क्यों उठाओगे, रहने दीजिए। गायत्री देवी का बेटा और उनकी बहू पहली बार गांव आए हैं। इस दशहरा के त्योहार के साथ हमारे लिए आप लोग भी त्योहार हो। आइए, आप लोग अंदर आइए। चलो बेटी। चलो। आओ बेटा। आपको कुछ महसूस नहीं होता? क्या महसूस करूं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मंद बुद्धि कहीं के हर बात पे खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ जलन हो रही है। क्यों? क्या बात है? सुबह क्या खाया था तुमने? उन्हें इतना सम्मान और हमें अपमान। गायत्री देवी की बहू कह के उसकी इतनी तारीफ हो रही है, जैसे कि दीदी को इंसान नहीं देवी हो। अगर वो गायत्री देवी की बहू है तो मैं कौन हूँ? मैं क्या घर में काम करने वाली हूँ? मैं भी तो दीदी की तरह गायत्री देवी जी की दूसरी बहू हूँ ना। ओह, ये है तुम्हारे जलन की वजह। एक बात अच्छी तरह जान लो सुमन, ये हमारी बड़ी माँ का घर और इन सब की नजरों में गायत्री माँ की बहू यानी हमारी भाभी, इसलिए वो भाभी के साथ इतने सम्मान से पेश आ रहे हैं। मतलब छोटी बहू को नजरअंदाज कर देंगे? नजरअंदाज नहीं करेंगे। तुम मेरी माँ की बहू हो ना, तो माँ के गाँव में ऐसा ही सम्मान मिलेगा। देख रही है ना माँ जी, मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ, लेकिन मेरा तो कोई सम्मान नहीं। तुम्हारा सम्मान? देखो, तुम्हें दिन में ना सपने नहीं देखना चाहिए सुमन बेटी। यहाँ मेरी दीदी को कोई इज्जत नहीं दे रहा, तो तुम्हें कहाँ से देंगे? सॉरी दीदी, फ्लो में सच निकल गया। नमस्ते माताजी। नमस्ते। इस गांव में जो भी बच्चा पैदा होता था, गायत्री माताजी उसका नामकरण करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये भी हमारे भाग्य में नहीं रहा। इसलिए आप मेरी इस बेटी का नामकरण कर दीजिए देवी।
अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, जबकि यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। उनके रहते मुझसे नाम रखने के लिए ये सम्मान के खिलाफ है। देवी जी, आप गायत्री देवी की बहू हो, यानी आप हमारे लिए माँ के समान हो। हमारी बात मान लीजिए माता जी। नहीं नहीं, ना मेरी इतनी हैसियत है और ना ही मेरी औकात है। बड़े लोग हैं, वो आपकी बेटी का नाम रखेंगे। मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। देखो नैनी, इन गांव वालों का एक विश्वास है, ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है। गायत्री के साथ अगर मेरा दीदी और बहन का रिश्ता है तो गायत्री की बहू होने के नाते तुम भी उसकी वारिस हो, और उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाना एक वारिस होने के नाते तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तुम्हें ये निभानी ही होगी। उस बच्ची का नाम रख के तुम तुम्हारी सासू माँ की परंपरा बनाए रखो। हाँ बहन, जैसे बारिश आने पर छाता खोलते हैं, जिम्मेदारी आने पर उसे निभाते हैं। चलो नाम रखो अब। नैनी, ये लोग बहुत ही उत्साह से तुम्हारे पास आए हैं। मना करोगी तो दुखी हो जाएंगे। उस बच्ची का नाम अब जरूर गायत्री के नाम से रखेगी। ज्योतिषी की तरह तुम ये सब कैसे बता सकती हो दीदी? इस बारे में बताने के लिए मुझे ज्योतिष बनने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस ही काफी है। विशाल के लिए तो उसकी माँ उसकी जान है, इसलिए ये अपनी माँ के नाम पर ही उस बच्ची का नाम रखेगी। सही वक्त आने पर साइकिल की चेन भी सोने की लगाई जा सकती है। अब नैनी की किस्मत भी शायद कुछ वैसे ही बन रही है, और हमारा बुरा टाइम तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। नैनी, नाम रखो बेटी। ओ कीर्ति। नैनी, मुझे लगा था कि तुम अपना पसंदीदा नाम मतलब गायत्री बहन का नाम रखोगी। हाँ नैनी, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ सभी लोग वैसा ही सोच रहे थे। लेकिन तुमने अलग नाम रख के हम सभी को चौंका दिया है, जानती हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। ये एक गांव है और मैं भी गांव में ही पली बड़ी हूँ ना साहब जी। यहाँ के चाल चलन कैसे होते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। आप जान पहचान के लोग हो तो फिर उसे ए गायत्री ओ गायत्री ऐसे बुलाएंगे, और माँ जी को कोई ऐसे बुलाएगा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गायत्री माँ जी का नाम उन्हीं की तरह एकदम आकाश जितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। इसीलिए वो नाम नहीं रखा। वाह, सुपर्ब नैनी। अगर हम किसी का मान सम्मान करते हैं तो उनके अस्तित्व को ही नहीं बल्कि उनके नाम भी वैसे ही महान होने चाहिए। ये तुमने साबित कर दिया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। हैट्स ऑफ नैनी, रियली हैट्स ऑफ। इसीलिए बेटा, नैनी को यहाँ सभी गायत्री दीदी का दूसरा रूप ही कहते हैं। अंदर चलो। चलो नैनी। एक मिनट रुको बेटी। क्या हुआ बड़ी मौसी? तुम्हारी शादी के बाद तुम लोग पहली बार यहाँ आए हो ना, इसलिए दोनों अपने दाएं पैर को आगे रख के घर में कदम रखो। ये क्या है? जब पति पत्नी पहली बार इस घर में कदम रखते हैं तो इन पर हाथ रखने की परंपरा है बेटा। हथेली के निशानों को एक फ्रेम बनाकर लटकाते हैं।
ऐसी परंपरा, ऐसी सोच विचार वाले लोग हमारे गांव में क्यों नहीं है? हमारे गांव में समुद्र है। मैं समझ गई सासू माँ, एक गांव दूसरे गांव से बहुत अलग होता है, यानी परंपरा अलग होती है। बेटी नैनी, चलो करो। विशाल, बेटी नैनी, दिया जलाना है। सफर करके थक गए होंगे, नाश्ता करके थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है बड़ी मौसी। गायत्री माँ जी के हथेली के निशान यहाँ पर हो सकते हैं। जब पति पत्नी पहली बार इस घर में कदम रखते हैं तो इन पर हाथ रखने की परंपरा है बेटा। हथेली के निशानों को एक फ्रेम बनाकर लटकाते हैं। आज जैसे साहब जी के और मेरे हथेली के निशान लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही साहब जी और गायत्री माँ जी के भी निशान लिए होंगे। गायत्री माँ जी सरपंच जी पर बहुत विश्वास करती थी, बेशक उनके पास ही माँ जी के हथेली के निशान होंगे। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। अरे आप यहाँ क्यों आई हैं बेटी? किसी से खबर भिजवाती तो मैं खुद ही आ गया होता। कोई बात नहीं, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलिए बेटी। दीदी जरा वहां देखो। नैनी उस सरपंच से क्या बात कर रही होगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा दीदी। तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? वो नैनी यहाँ आई है हथेली के निशान को ढूंढने के लिए। वो जरूर उसी बारे में पूछ रही होगी उससे। हाँ बिल्कुल सही कहा। सरपंच जी, इस घर में कदम रखते ही आपने मेरे और साहब जी के हथेली के निशान लिए थे। हाँ, क्या हुआ बेटी? और ये इस घर की परंपरा है, आपने ऐसा बताया था ना? हाँ बेटी, इस घर में जब नई बहू कदम रखती है तो पति के साथ उसकी हथेली के निशान बनाए जाते हैं। कई पीढ़ियों से ये परंपरा चल रही है। तो फिर उस समय बड़े साहब जी और गायत्री माँ जी के निशान भी आपने लिए होंगे ना? ये तो परंपरा है ना, जरूर छापे होंगे।
सरपंच जी, उस हथेली का निशान इस घर में कहाँ रखा है, आप बता सकते हैं? इस घर में तो कहीं हथेली के ऐसे निशान नहीं दिखाई दिए बेटी। सरपंच जी, एक बार याद करके कोशिश करिए ना, कहाँ रखा है बताइए। घर को फिर से सजाया गया है तो वो पुराना सब सामान कहीं निकाल कर फेंक दिया गया होगा। वो हथेली का निशान मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो कहाँ पर रखे होंगे, जरा याद करके मुझे जरूर बताइएगा आप। ठीक है बेटी, मैं काम वालों से पूछता हूँ, शायद उन्होंने कहीं देखा हो। भूलिएगा मत, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटी, मैं उनसे जरूर पूछूंगा। अभी आता हूँ। दीदी, जब हथेली के निशान नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे, उसने नहीं है ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि शायद बाहर कहीं फेंक दिया या फिर घर पर ही रखा हुआ है। अच्छा, टन-टन, टन-टन, टन-टन। अरे टन-टन, टन-टन, हाँ, टन-टन। हासनी बेटी, हाँ? कुछ ढूंढ रही हो क्या? पैसे वैसे गिरा दिया क्या? नहीं परशु मामा जी, मेरे हाथों से चाबुक का मार अब कौन खाने वाला है यही पता लगा रही हूँ। आज जब हम गांव जाएंगे तो गायत्री सासू माँ के अंगूठे के छाप के द्वारा उन्हें किसने मारा ये मालूम चल जाएगा। देखती हूँ कौन है वो बाहर आएंगे तब उनकी ऐसी पूजा करूंगी, इसी चाबुक से उन्हें पागल कुत्ते को मारने की तरह मारूंगी मामा जी। टन-टन। हासनी बेटी, क्या हुआ? देखो, हम इस गांव में आए हैं तो प्रकृति की हरियाली और नजारा देखने के बजाय तुम ये सब ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? अरे, जिस किसी ने भी पाप किया वो भुगतेगा ना। मामा जी, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। चिकन पकाने के बाद खाना, चाबुक खरीदने के बाद मारना जरूरी है। टन-टन, टन-टन, टन-टन। दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ है तुम्हें? वो हासनी है ना, वो वैज्ञानिक की तरह उस हथेली के निशान की खोज में लग गई है। पता है, कहीं उसने ये पता लगा लिया ना कि हमने ही गायत्री देवी को मारा है तो फिर वो हमें पकड़े या ना पकड़े, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जरूर पकड़वा दोगे हमें। सॉरी दीदी, टेंशन में जुबान फिसल गई। अरे, वो हासिनी बेवकूफ है, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर नैनी से डरना चाहिए। वो यहाँ आई है गायत्री देवी की हथेली का निशान ढूंढने के लिए, और जब तक नहीं ढूंढेगी चैन से नहीं रहेगी। यहाँ से जाते समय उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी, इस सब के सिवा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। हमें उसे ढूंढने से रोकना होगा। चलो। क्या हुआ साहब जी, आपकी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू है नैनी। इस घर में आते ही मुझे माँ की और उनके साथ बिताए पल याद आ गया। बचपन में मैं बहुत बदमाशी करता था और माँ मुझे बर्दाश्त करती थी। एक दिन मेरी बदमाशी सहन न करके मुझे उस खंभे से बांध दिया था, पता है? सच में? माँ जी ने बिल्कुल सही किया था।
आप इतनी शैतानी करते होंगे तो उन्होंने जरूर आपको बांधा होगा। यशोदा माँ भी जब श्री कृष्ण बहुत परेशान करते थे तो उन्हें भी ऐसे बांध देती थी। वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे मेरे आंखों के सामने ही हो। माँ मुझे छोड़ दो माँ। आजकल तुम बहुत बदमाशी करने लगे हो विशाल। आज पूरे दिन यहीं बंधे रहना, तब तुम्हारी शरारत कम होगी। मैं फिर से बदमाशी नहीं करूँगा माँ। सच कह रहे हो? सच में माँ। सच में माँ। ठीक है, खोल देती हूँ, लेकिन एक पनिशमेंट है। पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट माँ? मुझे 10 बार किस करना होगा, ठीक है? बस 10 किस ना कर दूंगा। कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साहब जी, जो भी हो, माँ का प्यार प्यार होता है नैनी। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ साहब जी। एक दिन मेरे पैर में चोट लगी थी, छोटी सी चोट थी, पर खून निकल रहा था। उस दिन माँ जितनी दुखी हुई थी, जिस तरह से आंसू बहा रही थी, वो दिन मुझे अभी भी याद है। चोट कैसे लगी बेटा? बताओ ना। क्रिकेट खेल रहा था, चोट लग गई। तो देखकर खेलना चाहिए था ना। देखो कितना खून बह रहा है। अब आगे से सावधानी से खेलना बेटा। हेलो डॉक्टर, मेरे बेटे के पैर पे चोट लग गई है, बहुत खून बह रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन माँ की जान ही निकल गई हो। माँ का प्यार है ना, उसमें ममता बहुत होती है। सच में नैनी, मैं यहीं पर खेला करता था। यहीं पर से माँ मुझे तारे दिखाती थी और कहानियां सुनाया करती थी। काश कि वो दिन फिर से वापस आ जाए। मैं नहीं रुकूंगा। विशाल, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। रुक जाओ बेटा। विशाल, नहीं पकड़ पाएंगे। रुक जाओ बेटा। विशाल, रुक जाओ प्लीज बेटा। विशाल रुक जाओ ना। देखकर लग रहा है पुराने जमाने का संदूक होगा। क्या इस पुराने जमाने के संदूक में मुझे किसी की हथेली के निशान मिलेंगे? हाँ, अच्छी।
बेटी, व्हाट मिस्टर एरा बाबू? ये सब पुराने फोटो हैं, इन्हें क्यों छू रही हो बेटी? यू नो मिस्टर एरा बाबू, सवाल यह है कि हमें हमारी गायत्री सासू माँ की हथेली के निशान चाहिए। सो मैं एक डिटेक्टिव की तरह उन्हें ढूंढ रही हूँ। गॉट इट? जाले लगे पुराने फोटो को इसमें डाल दिया गया है बेटा, उन्हें छूने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? हाँ बेटी। ओके। अगर अचार खराब लगे तो खाना छोड़ देते हैं क्या? अगर इसमें नहीं मिला तो ढूंढना बंद कर देंगे क्या? टन 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 टन। परशु मामा जी, कम हियर, कम हियर। क्या हुआ हंसने बेटी? पता चल गया, गायत्री सासू माँ की हत्या किन लोगों ने की, पता चल गया मुझे। किन लोगों ने की हंसने बेटी? आपने और आपकी दीदी तिलोत्तमा ने। यस, इसमें सिर्फ आपके हाथ ही नहीं पैर भी शामिल है, सब साथ है। मैं जानती हूँ, आई नो इट मामा जी। लेकिन तुम ये सब कैसे बोल सकती हो हंसने बेटी? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से इस मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ ढूंढ रही थी और आप मुझे फॉलो कर रहे थे। आपको कुछ डर है इसलिए फॉलो कर रहे थे ना? आपको कुछ डर है इसलिए मुझ पर नजर रख रहे थे ना? बोलिए, बताइए, इसलिए पीछा कर रहे थे ना मामा? तुम बड़ी मजा किया हो हंसने बेटी। अरे तुम ढूंढ रही थी ना, इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ढूंढ रहा था। तुम्हारी हेल्प करने के लिए हेल्प कर रहा था मैं। शेरनी किसी की मदद नहीं लेती है मामा जी। सोलो जा रही हूँ। वो देखिए, वहाँ हमारे विशाल और मेरी बहन सीरियसली सिंसियरली कुछ ढूंढ रहे हैं। ये बात दीदी को बतानी पड़ेगी या नहीं? उन्हें देखकर कुछ सीखिए मामा जी, आप बस देखते रहिए। मामा जी, जो सांप डस्ट के बिल के अंदर छुप कर बैठा हुआ है, उसे कैसे बाहर निकालती हूँ, आप बस देखते रहिए मामा जी। मेरा ये चाबुक बाकी का काम करेगा। टड़न, टड़न, तेरी तो टड़न, टड़न, टड़न। हे भगवान, इस बात को तो जल्दी से दीदी को पता नहीं होगा। विशाल और नैनी की तरह उस वक्त गायत्री और जगदीश ने भी हथेली के निशान छोड़े होंगे, और वो चीज घर पर हो सकती है, लेकिन घर की सफाई भी तो की गई होगी ना, और ये भी हो सकता है कि उन चीजों को घर से बाहर फेंक दिया। तो गायत्री देवी की हथेली का निशान ढूंढने के लिए यहाँ किस तरह का सबूत और मौका हो सकता है?